दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में जितना सामान्य ऊपर से सब कुछ दिख रहा है, दरअसल उतना सामान्य कुछ है नहीं। और सामान्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार को अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक पूर्व मुख्यमंत्री या जाने वाले मुख्यमंत्री की तरह देखा जा रहा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड इसी दरमियान विधानसभा के अंदर के नंबर गेम को दुरुस्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड नंबर गेम को दुरुस्त करने की कोशिश करे, इस कोशिशों में बहुत ज्यादा आश्चर्य किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन जो विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं, जो पार्टी सत्ता छोड़ने के करीब बताई जा रही है, उन विधायकों ने आखिर क्या सोचकर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेने या उधर सोचने के लिए वो मजबूर हुए हैं, ये असल सवाल है। और ये असल सवाल इसलिए है कि क्या बिहार में गठबंधन धर्म का पालन ठीक से नहीं हो रहा क्या? दरअसल इस चर्चा को शुरू करने के पहले बिहार विधानसभा के इफेक्टिव स्ट्रेंथ पर ध्यान देना जरूरी है। बिहार में 243 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें एक स्पीकर है और एक विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, नितिन नवीन। तो फिलहाल बिहार विधानसभा की स्ट्रेंथ 241 सदस्यों की है और 241 में 121 पर बहुमत का आंकड़ा है। और जब बहुमत का आंकड़ा 121 पर है, तो बिहार के विधानसभा में वोट डालने वाले विधायकों की संख्या यदि देखें तो आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 87 विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास 85 विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक हैं, लोजपा के पास 19 विधायक हैं, एमआईएम के पास 5 और कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, जीतन राम मांझी के पास भी 5 विधायक हैं, तो 4 विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास भी है और कुछ निर्दलीय और अन्य विधायक हैं। निर्दलीय नहीं, छोटी पार्टियों के, मसलन बसपा, सीपीआई माले और आईपी गुप्ता एक है। मौजूदा दौर में नीतीश कुमार के इस्तीफे की जो अटकल लगाई जा रही है, उन अटकलों के बीच जनता दल यूनाइटेड अपने विधायकों की ताकत बढ़ाने की जो कोशिश कर रही है, उन कोशिशों के क्रम में पहला नजारा तब दिखा जब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैसल रहमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। जी हां, गुलदस्ते के साथ मिले हैं। फैसल रहमान मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? स्वाभाविक है कि असली वजह कोई बताता नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ फैसल रहमान ही मिले हैं? नीतीश कुमार से तो एमआईएम के 5 विधायक उनके शपथ लेने के तत्काल बाद मिल चुके हैं। निर्दलीय समझे जाने वाले विधायक आईपी गुप्ता लगातार नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं। और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों पर यदि मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी जो छोड़ रहे हैं, वो किसके लिए छोड़ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ रहे हैं या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ रहे हैं? विधान परिषद की सदस्यता नीतीश कुमार ने त्याग दी है, लेकिन सदस्यता त्यागने के बाद जो आमतौर पर अटकलें लगाई जा रही है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी वो छोड़ देंगे, उस बात को भी यदि तथ्यात्मक रूप से सही मान ले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी निकट भविष्य में छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि 10 अप्रैल या उसके अगले 2-4 दिनों के भीतर वो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर संसद की सदस्यता ले लेंगे, तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, फिर अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? असली खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के 6 में से 4 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में बताए जाते हैं। कई लोग तो सभी 6 के 6 विधायकों के संपर्क में होने की बात कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम 4 यानी जो 2/3 की संख्या होती है दल बदल कानून के तहत, उसके तहत यदि 4 विधायक जेडीयू में आने के लिए तैयार है, तो जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी क्यों बनना चाहती है? क्या नीतीश कुमार एक हाथ से इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से जेडीयू विधायक दल के कोई दूसरे और नए नेता, मसलन निशांत या कोई और, उनके साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर भारतीय जनता पार्टी को असहज स्थिति में डालेंगे? क्योंकि लोकतंत्र का विधान यही कहता है कि जब किसी भी दल के पास बहुमत ना हो तो परंपरा के मुताबिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को न्योता दिया जाता है। अब नीतीश कुमार क्या एनडीए से इतर जाकर जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री के लिए दावा पेश करेंगे? क्योंकि शेयर मार्केट का भी रूल आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट में आमतौर पर यही होता है
कि जो शेयर उठना शुरू होता है या निकट भविष्य में जिसके ऊपर जाने के चांस होते हैं, आमतौर पर लोग उसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी के शेयर खरीदते हैं। कभी कभार ही देखा जाता है कि नीचे गिरा हुआ शेयर लोग खरीदते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड, जिसके बारे में आम धारणा बन चुकी है कि बिहार की सत्ता के शीर्ष से अब ये पार्टी उतर रही है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी खाली कर रही है, उस परिस्थिति में जेडीयू के अंदर विधायकों की आवक की संभावना यदि बन रही है तो उसके पीछे की असली वजह क्या है? पहली बात तो ये जो संवैधानिक स्थिति है कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और नीतीश कुमार के पास इस्तीफा देने के लिए 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच का वक्त है कि वो कभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिना विधानमंडल के सदस्य रहे 6 महीने तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अब अपनी सुविधा से वो कब इस्तीफा दे यह नीतीश कुमार तय करेंगे। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद भी उन्हें तत्काल इस्तीफा देने की संवैधानिक रूप से कोई जरूरत नहीं है। व्यवहारिक रूप से वो जब चाहे इस्तीफा दे दे, वो आज ही दे दे, कल ही दे दे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस्तीफा देने वाली पार्टी, इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री की पार्टी अपने विधायकों की संख्या को यदि बीजेपी से ऊपर ले जाने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर खेल कुछ दूसरा चल रहा है। दूसरा खेल यह है कि जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जिस प्रकार का राजनीतिक रायता फैला हुआ है उस राजनीतिक रायते को समेटने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी कई जगह घिरती नजर आ रही है। कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार बताए जा रहे हैं, और जितने मुख्यमंत्री के दावेदार उतने उनके पीछे के सामाजिक समीकरण। पहले कहा जाता था कि अति पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। खासकर बिहार में हिंदू अति पिछड़ा की आबादी तकरीबन 24-25% है। बिहार की कुल जनसंख्या के 24 से 25% बहुसंख्यक हिंदू अति पिछड़ा और 12% के करीब अल्पसंख्यक अति पिछड़ा है। तो 1/4 आबादी अति पिछड़ा की है। लेकिन 1/4 की आबादी अति पिछड़ा की जो है वो आबादी जाति गणना होने के पहले तक तो काफी हद तक अति पिछड़ा वाले राजनीतिक खांचे में फिट बैठती थी। जाति गणना के बाद अब उसमें सैकड़ों जातियां हैं, और उन सब के बीच ज्यादातर जातियों के जातीय समूह के नेता उभर गए हैं, और अब अति पिछड़ा वर्ग कोई बहुत ही कंसोलिडेटेड वोट बैंक के तौर पर दिखाई नहीं देता। अब भारतीय जनता पार्टी किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाकर आगे लाने की कोशिश करेगी, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल गैम्बल है। रही बात नीतीश कुमार की, अब लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार ये जानते हुए कि जाति जनगणना से ईबीसी वोट बैंक बिखरेगा तो क्यों जाति जनगणना कराई। दरअसल बात इतनी है कि नीतीश कुमार को लेकर एक अलग छवि है अति पिछड़ों में। नीतीश कुमार ने कुछ किया है अति पिछड़ा वर्ग के लिए, उन्हें स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है, राजनीति की मुख्य धारा में लाया है, ग्रामीण स्तर पर उनके सामाजिक प्रभुत्व को कायम करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक अपवाद के रूप में दिखाई देते हैं अति पिछड़ा वर्ग के लिए। लेकिन क्या वही एनडीए गठबंधन के किसी दूसरे नेता को नीतीश कुमार की तरह के समर्थन की उम्मीद होगी अति पिछड़ा वर्ग से? दूसरा महत्वपूर्ण नाम सम्राट चौधरी का आता है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद के सबसे करीब भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री पद के करीब बताए जा रहे हैं, इसी दरमियान खबर मिलती है कि उत्तर प्रदेश को लेकर भी सुगबुगाहट है, और वहां भी केशव प्रसाद मौर्य के रूप में एक पिछड़े वर्ग के नेता मुख्यमंत्री पद की मजबूत दावेदारी रखते हैं। चर्चा यह भी है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के अगड़े वर्ग से आने के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान बचाओ और पीडीए के नैरेटिव के साथ मंडल पार्ट 2 खेलने की कोशिश की, और उसमें बीजेपी बुरी तरह से पराजित हुई। उसके बाद की परिस्थिति में अब योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा रिस्की अफेयर लग रहा है। इस परिस्थिति में अब केशव मौर्य की लॉटरी यूपी में लगेगी तो बिहार में तय मानिए कि सम्राट चौधरी की लॉटरी नहीं लगेगी, और सम्राट चौधरी यदि बिहार में मुख्यमंत्री बन गए तो यह तय मानिए कि उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लासेस के बीच एक साफ संदेश जाएगा कि अगर 2027 में भी भाजपा जीती तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे अखिलेश यादव का नैरेटिव और ज्यादा मजबूत होगा। यह बीजेपी के अंदर की सामाजिक परिस्थिति। तीसरी, नीतीश कुमार के हटने से यूपी चुनाव में कुर्मी वर्ग के मतदाताओं की जो नाराजगी है
जो लोकसभा चुनाव में भी काफी हद तक झेलनी पड़ी थी, और नीतीश कुमार से कुर्सी लिए जाने के बाद वो ज्यादा बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकती है। तो बीजेपी के सामने भी आगे कुआं पीछे खाई की कहावत को चरितार्थ करने वाली स्थिति। और इन सब के बीच एक चिट्ठी वायरल हो रही है बिहार सरकार के गृह विभाग की, और उस चिट्ठी में लिखा गया है, जरा ध्यान से देख लीजिए इस चिट्ठी को, कि निकट भविष्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे सकते हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है और Z+ सुरक्षा की जरूरत है। अब गृह विभाग जो सम्राट चौधरी के पास है, भाजपा के नेता के पास है, और किसी भी विभाग की विभागीय चिट्ठी में राजनीतिक घटनाक्रम की कब कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेगा, कब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात का जिक्र करने की क्या जरूरत है। ये अपने आप में जनता दल यूनाइटेड के लोगों को कहीं ना कहीं इस तकलीफ देह मालूम हो रही है कि इस तरह की बातें चिट्ठी में, तो कम से कम विभागीय चिट्ठी में नहीं लिखी जानी चाहिए थी। नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई जाए वो अलग मुद्दा है, और नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे इस तरह की भाषा सरकारी चिट्ठी में लिखा जाना, सुरक्षा से संबंधित चिट्ठी में लिखा जाना, साफ साफ जाहिर करता है कि कहीं राजनीति से प्रेरित कोई चिट्ठी तो नहीं लिखी गई है या लिखवाई गई है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक बात साफ दिखाई देती है, गठबंधन के अंदर गांठें तो है, एनडीए के अंदर सहज स्थिति नहीं है। जितना स्मूथ पावर ट्रांसफर की उम्मीद की जा रही थी, वो पावर ट्रांसफर उतनी आसानी से होने नहीं जा रहा, क्योंकि पावर ट्रांसफर होने की नौबत होती, पावर ट्रांसफर यदि बीजेपी के पक्ष में होने की नौबत होती, तो विधायकों को, इंडिया अलायंस के छोटे दलों के विधायकों को तोड़ फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में जाने की नौबत आती। हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम करने की स्थिति में होता है, डूबते हुए सूरज को सलाम करने की स्थिति आमतौर पर बनती नहीं है। अब उगते हुए सूरज को सलाम या प्रणाम करने की जो स्थिति बन रही है, क्या वो जेडीयू के लिए बन रही है या जेडीयू अपने पक्ष में बनाना चाहती है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि एक बात तो तय मानिए, नीतीश कुमार ने जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन विधानसभा की दलीय संख्या में जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई, तो बिहार के अंदर के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग हो सकते हैं। आज की स्थिति यही है कि बीजेपी के पास जेडीयू से 2 विधायक ज्यादा है। बीजेपी के पास 87 और जेडीयू के पास 85 विधायक है। कांग्रेस के 4 आते हैं तो यह संख्या 89 तक पहुंचती है। एमआईएम के 5 विधायकों की भी चर्चा है, अगर वो भी आ जाते हैं तो यह संख्या 94 तक पहुंचती है जेडीयू विधायकों की। और बसपा विधायक की जो चर्चा हो रही है, अगर वो भी आ जाते हैं तो संख्या 95 तक पहुंचती है। फैसल रहमान नीतीश कुमार का समर्थन कर सकते हैं, जेडीयू में तकनीकी तौर पर शामिल नहीं हो सकते। इसलिए भी शामिल नहीं हो सकते क्योंकि जो दल बदल कानून है, जब तक आपके पास या किसी विधायक के पास उस सदन के अंदर की कुल विधायकों की संख्या का 2/3 का समर्थन यदि नहीं है, 2/3 लोग यदि टूट नहीं रहे हैं, तो विधिवत रूप से वो किसी दल का हिस्सा नहीं हो सकते। राजद के विधायकों की संख्या 25 है, लिहाजा कम से कम 17 विधायक टूटेंगे तभी राष्ट्रीय जनता दल में वैधानिक टूट होगी। 17 विधायकों का टूटना राष्ट्रीय जनता दल से असंभव तो नहीं लग रहा, लेकिन आश्चर्यजनक घटना जरूर होगी। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने विधायकों को खुला छोड़ दिया है? थोड़ा इंतजार कीजिए। नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हुए नजर आ सकते हैं और बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से विधायकों को लेकर और छोटे दलों के विधायकों को लेकर संख्या बल के सहारे बिहार की सियासत में राजभवन की भूमिका जो महत्वपूर्ण होने की बात कही जा रही है, राजभवन के सामने संख्या बल को दिखाने की जो नौबत आती हुई दिखाई दे रही है, उस संख्या बल में जनता दल यूनाइटेड की जो कोशिशें अभी से शुरू हुई है, वो चौंकाने वाली कोशिश है। देखते जाइए इन कोशिशों का परिणाम क्या होता है। पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार इस्तीफा कब देते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसके बाद का ही सवाल दूसरा महत्वपूर्ण सवाल होगा, लेकिन क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पहले अपने विधायक दल को भारतीय जनता पार्टी से बड़ा बनाकर जाएंगे? इंतजार करते हैं, देखते हैं कि परिस्थितियां कब किस तरह किस रूप में मोड़ लेती हुई दिखाई देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।